बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। तो हरियाणा का विधानसभा चुनाव तो खत्म हो गया है, बीजेपी की जीत हुई तो कांग्रेस की हार हो गई है। तो वही विधानसभा चुनाव में ये कांग्रेस की लगातार तीसरी हार थी। अब सवालों का सिलसिला कांग्रेस को लेकर शुरू हो चुका है। बाहर से तो कांग्रेस तमाम सवालों का सामना कर ही रही है, लेकिन अब अंदर से भी आवाज उठने लगी है, आखिर हमारा क्या कसूर है। दरअसल कांग्रेस का आम कार्यकर्ता तो पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करता है, तो वहीं जीत के लिए भी खूब जोर लगाया कार्यकर्ताओं ने। अब वही कार्यकर्ता नेताओं की लड़ाई में क्यों पिस रहा है? वो सवाल कर रहा है कि हार को कांग्रेस कार्यकर्ता कतई नहीं पचा पा रहे हैं और हार के गम से भी नहीं उबर पा रहे हैं जो कार्यकर्ता है। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने बड़े नेताओं की लड़ाई को हार का कारण भी बताया और कार्यकर्ताओं का साफ ये कहना है कि आपसी लड़ाई में पहले संगठन नहीं बना और अब सरकार नहीं बनी। कार्यकर्ता अब ये पूछ रहे हैं कि हम कहां जाएं। चर्चा आज कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं की पीड़ा को लेकर रहेगी। तो कांग्रेस को लेकर सवालों का सिलसिला तो शुरू हो गया, उससे पहले एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन आखिर कांग्रेस का जो कार्यकर्ता वो क्या कुछ रह रहा है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम महेश कुमार जी से भी हम चर्चा करेंगे। आप तीनों का टोटल टीवी पर बहुत स्वागत है, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे जहां कांग्रेस को लेकर बाहरी लोग तो सवाल करते ही थे, अब कांग्रेस का कार्यकर्ता भी लगातार सवाल पूछ रहा है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 15 दिन हो चुके हैं, पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उदासी अभी भी नहीं गई। उन्हें लगता है कि प्रदेश के बड़े नेताओं की आपसी लड़ाई का वो शिकार हो गए। आगे के 5 साल काटने भारी दिख रहे हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस की हवा बनी देख उन्होंने दिन रात मेहनत की। लगा कि 10 साल का संघर्ष अब सत्ता सुख में बदलेगा, पर नतीजे देखकर उनका दिल टूटा हुआ है। वो अब खुलकर कहने लगे हैं कि इन नेताओं की आपसी लड़ाई के चलते ना तो 10 साल से पार्टी का संगठन बना और अब चुनाव भी हार गए। एक बड़े नेताओं की वजह से छोटा जो नेता है वो पिसता रह गया, वर्कर पिसता रह गया। वो जाए तो कहाँ जाए, उसके पास ना तो कोई जिम्मेवारी थी ना कुछ और था। तो इस वजह से ये हार का कारण बड़े नेताओं की, कांग्रेस फैसला लेने के जो ऊपर वाले नेता हैं भय के कारण फैसला नहीं ले पाते, क्योंकि इनको भय ये जाति मेरे से ना हट जाए, ये जाति मेरे से ना हट जाए। इस वजह से ये फैसला लेने के जो उपरांत भी मन इनमें डरा रहता है। इसी वजह से आज तक कांग्रेस पर 15 साल हो चुके हैं, 10 साल वो 5 साल अब हो रही है। देखिए, ये सच्चाई है कि संगठन बड़े नेताओं के कारण ही नहीं बन पाया और हाईकमान ने हमारी ने संज्ञान नहीं लिया कि प्रदेश के बड़े नेता क्यों संगठन को रोके हुए हैं, और उसी का परिणाम ये हुआ कि आज हम सत्ता से वंचित हुए। गौरतलब है कि निचले स्तर और जिला स्तर के कार्यकर्ता अब मौजूदा नेताओं को बदलकर कुछ नया करने और पार्टी में फिर उत्साह पैदा करने की मांग करने लगे हैं। मीडिया के सामने आके मैंने कह दिया, हर आदमी कहने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन हर कार्यकर्ता की भावना यही है कि संगठन जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। अब ये हालात आप देख रहे हो, सोनीपत और करनाल की सभी 9 सीटों पर असर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पंजाबी बहुमूल्य बहुत ज्यादा लोग हैं। इसलिए इनको पंजाबियों को जिम्मेवारी देने, जल्द से जल्द संगठन बनाना चाहिए, तभी जाके हरियाणा के अंदर कांग्रेस कुछ अपनी पैठ बनाएगी। नहीं तो कांग्रेस मत सोचे अभी कई साल आने के लिए। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं का जोश हाई दिख रहा है और वो सरकार बनने के साथ ही खाली पड़े राजनीतिक और सरकारी निगमों, बोर्ड और कमीशन के सदस्यों के पदों की जानकारी जुटाने में लगे हैं और अब पैरवी का दौर भी शुरू होगा। सियासी भाषा में कहे तो कांग्रेस के साथ हुई दुर्घटना के बाद पार्टी अभी अपनी मरहम पट्टी में लगी है। ये सबक पार्टी को लंबे समय तक याद रहेगा। सचमुच हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 15 दिन बाद भी मूर्छा, या यूं कहे कि उनका जो धक्का लगा, जो उदासीनता है, वो अब तक नहीं टूटी है।
कांग्रेस कार्यकर्ता अब ये मांग करने लगे हैं और उनका कहना है कि बड़े नेताओं की लड़ाई में हम छोटे कार्यकर्ता पिस रहे हैं। हाईकमान से भी उन्होंने गुहार लगाई है कि हाईकमान उसी तरीके से फटाफट फैसले ले और उस पर अमल करे जैसा बीजेपी नेतृत्व कर रहा है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देवेंद्र कथूरिया जी से शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, जिस तरह से देखिए कि कांग्रेस को लेकर बाहरी लोग तो लगातार सवाल कर रहे थे, लगातार निशाना साधते हुए भी नजर आए, क्योंकि कांग्रेस को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा, यानी कि अब 15 साल हो जाएंगे, क्योंकि 5 साल और आगे सत्ता से दूर रहे। लेकिन अब कांग्रेस का कार्यकर्ता सवाल पूछ रहा है कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। देखिए जया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अब समीक्षा की है, उन्होंने आपस में बातचीत की, उनको जो लगा, चूंकि कुछ दिन बाद पता लगता है कि ये सियासी दुर्घटना हुई कैसे है, अब उनकी बातें समझ में आ रही हैं और अब ये सवाल भी कर रहे हैं कि जो ये बड़े नेता हैं, जो पहले तो एक बड़े नेता पर आरोप लगा रहे थे कि जो संगठन के पद थे, एक बड़े नेता चाहते थे कि ज्यादा आदमी उनके एडजस्ट हों, वो ही नहीं बने देना चाह रहे थे, वो गुट दूसरे पर आरोप लगाता था कि आप नहीं बने दे। आरोप प्रत्यारोप लगने में 10 साल निकल गए और कांग्रेस पहली ऐसी पार्टी थी हरियाणा में, मेरे को लगता है पूरे देश में हो, जो 10 साल बाद ही बिना संगठन के विधानसभा जैसा अहम चुनाव लड़ी है। तो चलो वो तो हो गया, लेकिन जीत की जो उम्मीद किए बैठे थे कई कांग्रेस कार्यकर्ता है जिनसे मेरी बात, उन्होंने कहा जी हमारे को उम्मीद थी कि कांग्रेस सत्ता में लौट रही है, 10 साल का सूखा हमारा खत्म होगा, रात दिन काम किया, कईयों ने किया भी है इस उम्मीद के साथ कि सत्ता का सुख देखेंगे, और हवा भी वैसी चल रही थी, लोगों की जुबान पर था कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। और कुछ कांग्रेस नेताओं ने ये तो नारे स्टिकर दीवारों पर चिपका दिए, बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये भूपेंद्र हुड्डा भी लगातार एक पखवाड़ा ये बात कहते रहे। तो इस तरह का वातावरण, हवा बनी हुई थी कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और बीजेपी जा रही है, लेकिन हुआ उसके उलट। तो ये जो उदासीनता है, ये जो निराशा है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अब समझी है, मीटिंगों की, आपस में बातचीत की, उनको लगा कि बड़े नेताओं के कारण ये सारी स्थिति सामने आई है। 10 साल से ना तो संगठन बना, बिना संगठन की लड़ाई लड़ी गई, और संगठन के अलावा जो एक माहौल बना था उसको भी अपनी गलतियों से, अपने अहम की वजह से कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहे और बाजी हाथ से निकल गई। बिल्कुल, बाजी हाथ से तो कांग्रेस के निकल चुकी है। महेश, जिस तरह से अगर हम बात करें कि जो इस चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, तो क्या संगठनात्मक स्तर पर गलतियां हुई हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी चलाते रहे हैं, कुमारी शैलजा अपनी आगे रखती रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक संगठन है वो नहीं बन पाया है। देखिए, संगठन तो एक दशक से नहीं बन पाया, संगठन की जो संभावना है वो तो काफी दूर कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी परेशानी सामने आई वो ये थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड, जो जिक्र पहले से चल रहा था वो सही मायनों में फ्री हैंड नजर आया और 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा बांटते हुए नजर आए। 2 टिकटें जो सबसे महत्वपूर्ण कुमारी शैलजा खुद के लिए मान रही थी, एक नारनौंद की और दूसरी उकलाना की, और दोनों सीटों पर उन्हें इनकार कर दिया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए टिकट पहुंचाए गए नारनौंद और उकलाना, जो कि दोनों के दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक जो उम्मीदवार थे उन्हें माना गया। और उसके बाद कुमारी शैलजा की खामोशी, और उसके बाद हमने देखा कि अनुसूचित जाति का जो वोटर लोकसभा चुनाव में गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा था वो कांग्रेस पार्टी से उतर चुका था, दूर हो चुका था। इसके अलावा नायब सिंह सैनी का ओबीसी चेहरा और एससी वोटर्स जैसे जैसे कांग्रेस से दूर होते हुए चले गए, उसके साथ साथ ओबीसी वोटर्स का भी जो मन है वो बदलता हुआ नजर आया। उन्हें लगा कि अब एक ही जाति और एक ही चेहरे की बात यहां पर की जा रही है कांग्रेस पार्टी में, तो ऐसे में उनके लिए ना तो कोई संभावनाएं बची हैं और ना ही कोई आगे किसी तरह की उम्मीद उन्हें नजर आई, क्योंकि टिकटों में अगर उन्हें कोई हिस्सेदारी नहीं मिल पाई तो फिर जीतने के बाद जो सरकार बनेगी उस सरकार में कैसी हिस्सेदारी उन्हें मिल पाएगी, सत्ता में हिस्सेदारी उनके लिए नहीं है। ये जो ट्रेंड था वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया, जिसे समझने में मीडिया के लोग भी नाकाम रहे कि आखिर ये क्या पूरा घटनाक्रम है, और जाट और गैर जाट में पूरा इलेक्शन तब्दील हुआ और घंटों के भीतर जो तस्वीर है पूरी तरह बदलती हुई नजर आई। अब अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी ने उठाया है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने उठाया है। वजह यह है कि नेता संसाधनों से परिपूर्ण है, नेता सुविधाओं से परिपूर्ण है, और
चुनाव में जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है दरअसल वो जमीनी कार्यकर्ता करता है, जो रैलियों में भीड़ जुटाने का काम करता है, जो सड़कों पर निकलकर नारे लगाता है, जो हर तरफ ये कोशिश करता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से सत्ता के मुहाने तक पहुंच जाए। बड़े नेता तो भीड़ जुटने के बाद पहुंचते हैं, रैलियों में जब भीड़ सज जाती है उसके बाद मंच पर हाथ हिलाने, फूलों की माला पहनने पहुंचते हैं, लेकिन जो असल मेहनत है वो तो कार्यकर्ता की है। और उसके साथ ही जो पैसे का खर्च है वो भी कार्यकर्ता। और मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि जो संभावित उम्मीदवार है बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने संसाधनों से बाहर जाकर, अपनी हैसियत से बाहर जाकर खर्च किया, कांग्रेस पार्टी के लिए खर्च किया। अब सारे के सारे वो संभावित उम्मीदवार जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया वो तो पहले से घाटे में थे, लेकिन जिन्हें टिकट मिला और अंदरूनी हालात की वजह से हार का सामना करना पड़ा, वो अब काफी बड़े आर्थिक चुनौती के साथ इस वक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनाव में खर्च इतना हो गया जिसे चुका पाना उन उम्मीदवारों के लिए फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है और आर्थिक घाटे की स्थिति में उम्मीदवारों के लिए बनी हुई है। पैसे का नुकसान, मेहनत का नुकसान, समय का नुकसान और 1 दशक से ज्यादा की जो मेहनत है वो पहले खत्म हुई। अब आगे 5 सालों के लिए कोई उम्मीद उन्हें नजर नहीं आ रही और ये सब कुछ हुआ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अंदरूनी हालात की वजह से। और नेताओं में भी यहां 2 नेताओं का जिक्र ज्यादा चल रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सब कुछ समेट लेना चाहते थे और कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और यही भावना थी जो यहां कुमारी शैलजा को आहत करती हुई चली गई। और उन्हें लगा कि अगर सत्ता में उनकी हिस्सेदारी नहीं है तो फिर ऐसी सत्ता की जरूरत नहीं है, और उसी का परिणाम जो है वो देखने को मिला। बिल्कुल, उसका परिणाम कहीं ना कहीं कांग्रेस भुगतती हुई भी नजर आ रही है। पहले तो 10 साल दूर थी सत्ता से, अब 15 साल, क्योंकि साफ तौर से देखिए कि अब 5 साल बीजेपी की सरकार रहने वाली है। आगामी क्या कुछ अगले 5 साल बाद कांग्रेस का तैयारी रहेगी वो देखना भी काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी भी है। वीरेंद्र, जो तरह से देखिए कि अब जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो कहां जाए, क्या चीज करे, क्योंकि अब साफ तौर से देखा जा सकता है क्योंकि 2 की लड़ाई में तीसरा यानी कि कांग्रेस कार्यकर्ता पिस रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो ये स्थिति बनी है उसके लिए कार्यकर्ता भी दोषी है। मतलब नेताओं को ताकत कौन देता है? कार्यकर्ता देते हैं, कार्यकर्ता ही जय बोलते हैं। मतलब कार्यकर्ताओं को तो पहले ये दिखाई दिया नहीं है। अगर कार्यकर्ताओं का अंकुश होता तो ये गुटबाजी पनपती नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता ही एक नेता विशेष के पीछे जय बोलते हैं तो उनको ताकत देते हैं। देखिए, जो कांग्रेस ने ये सेल्फ गोल किया उसके लिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी दोषी हैं, स्थानीय जो नेतृत्व है वो दोषी है प्रदेश स्तर का, और हाईकमान भी दोषी है। अब देखिए, जो प्रदेश स्तर के नेता थे वो तो अपने मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में लड़े हुए थे। और देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत सबक लिया और कांग्रेस के नेता जो है वो अत्यधिक आत्मविश्वास में आ गए। तो उनको तो ये लगा कि उनकी सरकार आई हुई है, तो ये तो मान के ही चल रहे थे। अब देखिए, जीटी रोड बेल्ट पे कांग्रेस का कौन सा प्रभावी नेता था और अहिरवाल के अंदर कौन सा कांग्रेस का प्रभावी नेता था जिसके नाम पर वोट दें? तो ये बात है। देखिए, जाट समाज पहले शुरू से चौधरी देवीलाल के साथ रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रहा है। हालांकि कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी सुल्तान सिंह रहे, शमशेर सिंह सुरजेवाला रहे और उसके बाद धर्मपाल मलिक रहे, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाटों को कांग्रेस के साथ जोड़ा। लेकिन दूसरी बिरादरी के नेता कहां गए? हालांकि देख, कुमारी शैलजा का अपने समाज में योगदान है, उनका काफी मान सम्मान है, लेकिन बाकी बिरादरी के जो नेता थे उनको ताकत नहीं मिली। वो लगा नहीं कि कांग्रेस का एक स्वरूप है। देखिए, कांग्रेस ने पार्टी के रूप में तो चुनाव लड़ा नहीं, ये गुटों की लड़ाई थी, ये गुटी चुनाव लड़ रहा था। मतलब भारतीय जनता पार्टी में तो पार्टी की पूरी संरचना दिखाई दे रही थी। अब मान लीजिए, कांग्रेस के चाहे प्रदेश प्रभारी थे दीपक बुबरिया, बहुत स्वस्थ हो गए। और देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी थे डॉक्टर सतीश पूनिया, वो 1 महीना रोहतक में रहे, पूरे चुनाव की संरचना करते रहे, योजना बनाते रहे। भारतीय जनता पार्टी की हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग रणनीति थी, लेकिन कांग्रेस की तो कोई रणनीति नहीं थी। कांग्रेस के जो नेता थे वो तो मान के चल रहे थे कि जनता तो उनके साथ ही है। मतलब देखिए, माहौल जो है कांग्रेस के पक्ष में था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनेजमेंट से माहौल को अपने पक्ष में कर दिया और कांग्रेस देखती रहेगी। कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई पहले शुरू होगी। देखिए, मतभेद तो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अंकुश था और कांग्रेस जो है बेलगाम थी। और कांग्रेस को तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि माहौल, अच्छा माहौल होते हुए, कांग्रेस के पक्ष में माहौल होते हुए भी कांग्रेस सत्ता से वंचित हो गई। तो उसके लिए केंद्रीय हाईकमान भी दोषी है, प्रदेश नेतृत्व भी दोषी है और कार्यकर्ता भी दोषी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने अपने स्वार्थ के कारण जो है नेताओं की जय बोलते रहे।
बिल्कुल देवेंद्र कथुरिया जी, इस बात से आप कितनी सहमति रखते हैं? क्योंकि जिस तरह से देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस में गुटबाजी है और ये तो कहा जा रहा है गुटबाजी के चलते ही कांग्रेस चुनाव हारी है, लेकिन अब जैसा कि वीरेंद्र सोनी जी ने कहा है कि कांग्रेस के मतलब अन्य किसी भी दल के कार्यकर्ता है वही पार्टी के और जो भी नेता होते हैं उनकी ताकत बनते हैं, तो इस बात से आप कितनी सहमति रखते हैं? क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस समय परेशान और चिल्ला रहा है कि हम कहां जाए। देखिए जया, जब बड़े नेता गुटों में बट जाए तो जो कार्यकर्ता होता है उसको कौन सा नेता माफिक होता है या उसको किस पर भरोसा होता है कि ये नेता मेरे लिए भी कुछ कर सकता है, मुझे मान सम्मान दे सकता है। जब बड़े नेता बट गए तो कार्यकर्ता भी बट गए। कोई हुड्डा को अपना नेता मान रहा है, कोई शैलजा को, कोई सुरजेवाला के साथ जुड़ गया। मेरे को ये भी बहुत सारी चीजें हैं कि कोई कभी हुड्डा के साथ तो शैलजा के खेमे में आ गया, जब किसी को टिकट न मिली तो वापस भूपेंद्र हुड्डा के, क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस की सरकार आई तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बन सकते हैं, उधर कूद गए। एक चीज आपको बताता हूं, शैलजा से जुड़े कुछ बड़े नेता हैं जिलों के, उनकी तकलीफ, उनको आपत्ति ये है, वो कहते हैं कि ये जो बड़े नेता हैं वो चाहते हैं कि हम एमएलए भी बने, एमपी भी बने, हमारे को कोठियां भी मिले, हम मुख्यमंत्री भी बने, मुख्यमंत्री नहीं बने तो सीएलपी लीडर बन जाए। हमारे लिए क्या है? छोटे नेता कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि आप विधायक भी बनना चाहते हो, आप सांसद भी बनते हो, आप सुविधाएं भोग रहे हो, आप मुख्यमंत्री भी बनना चाहते हो, नहीं बन पाए तो सीएलपी लीडर बनना चाहते हो। कुमारी शैलजा 3-4 दिन पहले पानीपत में थी, मैंने उनका इंटरव्यू किया। उनको मैंने कहा अगर आप दूसरों नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से सब हुआ, तो सबक तो सबको मिला है, बाकियों को मिला है, तो क्या कुमारी शैलजा को भी सबक मिला है? उन्होंने माना कि हाँ कुमारी शैलजा को भी सबक मिला है। अब जो हो गया सो हो गया, पार्टी इस चीज का पता लगा रही है और अब सबसे पहले जरूरत यह है कि संगठन पर ध्यान दिया जाए। ये कुमारी शैलजा ने टोटल टीवी के इंटरव्यू में कहा 3-4 दिन पहले कि जो गलतियां हो गई, पार्टी देखेगी कहां कहां गलतियां हुई और पार्टी उसको दुरुस्त करेगी। लेकिन अब बिना सोचे देर किए और बिना कुछ ज्यादा समय गवाए अब संगठन को मजबूत कर देना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर नगर निगमों के भी चुनाव हैं। बिल्कुल 2018 में जो नगर निगम के पिछले चुनाव हुए थे, हिसार, रोहतक, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, 5 जगह मेयर बीजेपी के बने थे। 5 जगह बीजेपी ने इस सफलता को बड़े स्तर पर जश्न भी मनाया था कि 5 मेयर के चुनाव कांग्रेस का एक भी नहीं बना। तो अब फिर 5 साल बाद होते हैं, हालांकि इस बार देरी से हो रहे हैं। अब फिर अगले 2-3 महीने में ये चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस चाहती है कि संगठन को मजबूत किया जाए, संगठन बनाया जाए। ये नीचे के नेता ये कहते हैं कि बड़े नेताओं की वजह से संगठन नहीं बनना। कोई नेता ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा मेरे समर्थक एडजस्ट हो, उनको पद मिले, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के पद और बड़े पद जो प्रदेश स्तर के होते हैं। तो अपने अपने नेताओं को, अपने समर्थकों को, अपने को मजबूत करने के लिए ये लड़ाई लड़ती रहे। कई बार लिस्टें बनी। मेरे को याद है कांग्रेस हाईकमान के लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि आप सहमति बना लो। हरियाणा के कांग्रेस नेताओं को कहा था आप सहमति बना दो, आप लिस्ट लाओ, हमारे साथ बैठो, आधे घंटे में आपके संगठन हम अलाइन कर देंगे। लेकिन नेता आपस में लड़ते रहे। वो चाहता है मेरे समर्थक जो है मैं उनको ज्यादा एडजस्ट करूं, दूसरे कहते हैं नहीं आप क्यों करोगे, मेरे भी तो समर्थक है, मेरे को भी तो जो नेता मानते। तो आपसे इसी अंदरूनी खींचतान में 10 साल से संगठन ही नहीं बना, जबकि हाईकमान ने कहा था संगठन ना बनने की वजह है आप हरियाणा के नेता हो, आप सहमति बनाओ, हमारे पास आओ, आधे घंटे में संगठन बना देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले की बातें ये हुई। कई बार डेटें आई 30 सितंबर को, जुलाई तक, फलाने महीने में बन जाएगा। मेरे को लगता है 10वीं बार तो ये हमने दर्शकों को भी बताया कि संगठन अगले एक पखवाड़े में, हफ्ते में बन जाएगा, इस महीने के लास्ट में बन जाएगा। संगठन 10 साल में नहीं बना, उसकी कीमत पार्टी को अब ये चुकानी पड़ी है। कार्यकर्ता अपने ही बड़े नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं कि आपकी वजह से ना तो संगठन बना 10 साल से, और जो हवा बनी थी, पार्टी सत्ता में लौट रही थी, उम्मीद बंधी थी, लेकिन वो भी आपके अहम के कारण, आपकी अंदरूनी खींचतान और लड़ाई के कारण वो मौका भी हाथ से निकल गया। इसलिए अब वो थोड़ा सा मतलब अर्ध बेहोशी की मुद्रा में, जैसे उनको सांप सूंघ गया। अभी तक वो मतलब इस गम को भुला नहीं पा रहे हैं कि इतना अच्छा मौका हमारे हाथ से निकल गया। यही वजह है कि बड़े नेता निशाने पर हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बड़े नेताओं को निशाना साधा जा रहा है। चाहे बाहरी दल तो निशाना साध ही रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता भी अब निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। महेश जी, जिस तरह से हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है कांग्रेस की हार में, तो क्या हम ये जिक्र कर सकते हैं कि दलित इस बार ज्यादा जागरूक रहे हैं और दलितों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है।
देखिए, निर्दलीय उम्मीदवारों का जिक्र यहाँ बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्दलीय दरअसल खुद ब खुद खड़े नहीं हुए थे, उन्हें एक रणनीति के तहत उतारा गया था, उकसाया गया था, उन्हें पीछे से प्रोत्साहित किया गया था। और अभी हमारे कार्यक्रम के दौरान एक जिक्र चला था कि 90 सीटों पर यहाँ एक मैनेजमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिला था। इससे पहले कल के कार्यक्रम में मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, मैन टू मैन मार्किंग, यानी 90 सीटों के लिए 90 अलग अलग रणनीति यहाँ पर तैयार की गई थी। और वो रणनीति इस तरीके की थी कि जहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार इतना ज्यादा हावी है कि भारतीय जनता पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के ही सबसे मजबूत 2 और 3 उम्मीदवार जो हैं चुनाव मैदान में उतार दिए गए, उन्हें पीछे से प्रोत्साहित किया गया, कांग्रेस पार्टी के वोटों का बंटवारा हुआ। फायदा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो एकीकृत वोट था वो बीजेपी के उम्मीदवार को मिला, और यहां कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से वोटों का विघटन, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वोटों का विघटन बल्कि एंटी बीजेपी वोट का जो बंटवारा है बड़े पैमाने पर देखने को मिला। ये 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए तैयार की गई 90 रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई। मैं जिक्र हिसार विधानसभा क्षेत्र का करना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि इससे पूरे केस स्टडी को मैं आसानी से समझा पाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट डॉक्टर कमल गुप्ता को दिया। डॉक्टर कमल गुप्ता हालांकि सर्वे रिपोर्ट में काफी जीरो के करीब नजर आ रहे थे, लेकिन बावजूद इसके आरएसएस के अपने प्रभाव के चलते डॉक्टर कमल गुप्ता टिकट हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी में कामयाब हुए। लेकिन उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी समझ रहे थे कि कमल गुप्ता जीत की मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो ऐसे में यहां ये सीट हासिल करने के लिए सावित्री जिंदल जो है चुनावी मैदान में उतारी गई। लगातार ये बात कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बैकएंड से सावित्री जिंदल को भी सपोर्ट कर रही है। जीत की मंजिल तक अगर सावित्री जिंदल पहुंचेंगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आएंगी। वो फायदा भी हुआ, जैसे ही सीट, हालांकि अपने स्पष्ट बहुमत पर भारतीय जनता पार्टी आंकड़े तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अगर जरूरत पड़ती तो सावित्री जिंदल साथ खड़ी थी। इसी तरीके से जहां बीजेपी का उम्मीदवार नहीं उतर सकता था, नहीं जीत सकता था, वहां पर निर्दलीय खड़े किए गए, वोटों का बंटवारा करवा दिया गया। यहां तक कि मैं सिरसा जिले का जिक्र करना चाहूंगा। सिरसा जिले में हम अगर अतीत में यानी 5 साल पीछे जाकर देखने की कोशिश करें और पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के अंतराल को समझने की कोशिश करें, तो पूरा का पूरा सिरसा जिला एक तरीके से चौटाला परिवार के अधिकार क्षेत्र में था। चाहे इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए, अभय सिंह चौटाला चला रहे थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, आदित्य चौटाला चला रहे थे, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, डॉक्टर केवी सिंह और अमित सिहाग चला रहे थे, चाहे जेजेपी की बात की जाए, दुष्यंत चौटाला चला रहे थे। यानी पूरा का पूरा परिवार सिरसा जिले में अपनी राजनीति कर रहा था, और सभी राजनीतिक दलों में चौटाला परिवार के ही लोग मौजूद थे। और आपको याद होगा कि जब यहां हार के बाद रणजीत चौटाला शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, तो उस वक्त एक बयान मीडिया में रणजीत चौटाला की वजह से की तरफ से दिया गया था। रणजीत चौटाला ने बेहद महत्वपूर्ण ये खुलासा किया था। वो ये कह रहे थे कि ये अभय सिंह चौटाला की गलती है जो पूरा खेल खराब कर दिया। अभय सिंह चौटाला अगर मान जाते तो पिछले कार्यकाल में जिस तरीके से परिवार के 5 और 6 सदस्य जो है हरियाणा विधानसभा तक पहुंचे थे, इस बार भी सिरसा से आसानी से पहुंच सकते थे, लेकिन वो मैच फिक्सिंग, फैमिली मैच फिक्सिंग इस बार नहीं हो पाई, क्योंकि अभय सिंह चौटाला इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पूरे सिरसा जिले में एक क्लीन पास यहां पर इंडियन नेशनल लोकदल को दिया गया था, क्योंकि बीजेपी ये समझ रही थी कि अपने बूते वो जो है जीत की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सिरसा प्रॉपर, सिरसा शहरी सीट का जिक्र करें तो यहां पर जो है अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान से हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। बाकी जो सिरसा जिले के विधानसभा क्षेत्र थे वहां पर एक तरीके से आईएनएलडी को पास दिया गया था, लेकिन अगर आईएनएलडी पास को लेकर फायदे की मंजिल तक नहीं पहुंच पाई तो ये आईएनएलडी की खामियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक स्तर पर बहुत ज्यादा तैयारियां की थी। 90 सीटों पर 90 तरह की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। और कांग्रेस पार्टी का जिक्र करें तो पूरे प्रदेश के लिए यहां कांग्रेस पार्टी के पास कोई एक रणनीति नहीं थी, सिर्फ माहौल के भरोसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बैठे हुए थे। माहौल को बदलते देर नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माहौल यहाँ बीजेपी ने पूरा बदला है। और एक क्लोजिंग क्वेश्चन लेंगे वीरेंद्र सोनी जी से। वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखें कि क्या हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई का ही कांग्रेस को मोल चुकाना पड़ा है? बिल्कुल। और देखिए, हालात कोई बदले नहीं है, हालात अब भी वैसे ही हैं जी। और हालात बदले भी नहीं जाएंगे। मतलब जो कारणों से कांग्रेस संगठन नहीं बना वो कारण तो अब भी मौजूद है जी। मतलब इतने वर्ष तक अगर कांग्रेस के संगठन का जो है गठन लटका रहा, संगठन नहीं बन पाया, जो कारण थे वो कारण तो अब भी है, वो गुटबाजी तो अब भी है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हल निकलेगा?
भाई कांग्रेस के जो संगठन का अध्यक्ष है वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी चुनाव में रुचि ना हो, जो पार्टी के प्रति समर्पण हो, जिसके मन में ये इच्छा हो कि मैंने संगठन खड़ा करना है। अब देखिए, पहले प्रदेश अध्यक्ष की तो बात छोड़िए, जो प्रदेश प्रभारी थे दीपक बावरिया, कुमारी शैलजा और नीप सुरजेवाला, वो तो उनको प्रदेश प्रभारी नहीं मानते थे, तो मतलब उनकी बैठकों में ही नहीं आते थे। तो ऐसे में संगठन की कल्पना कैसे की जा सकती है? जो गुटबाजी पहले थी वो अब भी है, चाहे अब सीएलपी लीडर के चुनाव को लेकर हो, तो वो गुटबाजी तो अभी तक बनी हुई है, उससे कांग्रेस ने कोई सबक सीखा नहीं है और सीखने वाले भी नहीं है। कोई परिवर्तन आ जाएगा एकदम ऐसा दिखाई देता नहीं है। देखिए, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो सिर्फ चुनाव के वक्त निकलता है, इससे आगे पीछे कहीं दिखाई नहीं देता। कोई उसकी ना तो रचनात्मक गतिविधि होती है, ना ही राजनीतिक गतिविधि दिखाई देती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर वर्ष जो है वो लगे रहते हैं, उनका कोई ना कोई पार्टी का अभियान चलता रहता है, जनसंपर्क चलता रहता है। बिल्कुल साफ तौर से हम देखते हैं कि बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में नजर आती है और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, बीजेपी को काफी ज्यादा उससे सपोर्ट भी मिला है और कांग्रेस गुटबाजी के चक्कर में ही यहां पर हार गई है और अगले 5 सालों तक अब सत्ता से दूर रहने वाली। बहरहाल आप सभी का तमाम चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। और हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है अब समाप्त हो चुका है, विभागों का बंटवारा हो चुका है और सभी जो मंत्री हैं अपने अपने विभाग संभाल चुके हैं। लेकिन इस बीच महत्वपूर्ण सवाल अब कांग्रेस कार्यकर्ता उठाने लगे, क्योंकि उनको नहीं समझ आ रहा है कि अब वो कहां जाएं, किससे मदद मांगे, क्योंकि आपसी लड़ाई में कांग्रेस कार्यकर्ता पिस रहा है। बहरहाल नजर बनी रहेगी, लेकिन मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।